ओके, हेलो एवरीवन। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड को। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च आखिर होता क्या है। तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सर्च फॉर नॉलेज ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। रिसर्च क्या होता है? एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने का। ठीक है, अब इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड process that moves from what is known to what is unknown, driven by our natural instinctiveness। ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिससे हम लोग को जो पहले से पता है उसका यूज करके हम लोगों को जो नहीं पता है उसको हम लोग जानते हैं। अरे हम लोग ये क्यों करते हैं? ताकि हम लोग अंदर से इच्छा होता है रिसर्च करने का। ठीक है, research is an academic activity that involves defining and redefining problems, formulating a hypothesis, collecting and analyzing data, and testing conclusions to see if they fit the hypothesis। मतलब देखो, रिसर्च एक एकेडमिक एक्टिविटी होता है। मतलब हम लोग किसी इंस्टीट्यूशंस में एज अ रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे होते हैं या फिर हम लोग अपना पीएचडी कर रहे होते हैं, तब हम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या है, पहले हम लोग एक प्रॉब्लम को रीडिफाइन करते हैं। मतलब वो पहले से डिफाइंड है तो हम लोग उसको रीडिफाइन करते हैं, नया प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके अराउंड हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मतलब उसके लिए कलेक्ट करते हैं डेटा। ठीक है ना, जिससे हम लोग अपना रिसर्च कर पाए। ठीक है, फिर हम लोग अपना कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। मतलब हम लोग हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। बेसिकली हाइपोथेसिस जो है वो हम लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग का रिसर्च हो गया सक्सेसफुल, वरना फिर हम लोग आगे नया हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर सब कुछ रीडिफाइन करेंगे। ठीक है, इट इज अ प्रोसीड्योर ऑफ स्टेप्स यूज टू गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। ये एक प्रोसीड्योर है स्टेप्स का, ताकि हम लोग गैदर कर पाए और एनालाइज कर पाए इंफॉर्मेशन को, जिससे हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग को किसी टॉपिक के अराउंड बढ़ा सके। ठीक है, मतलब हम लोग किसी टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझते हैं जब हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? अब हर चीज को करने का एक ऑब्जेक्टिव, एक एम होता है, तो रिसर्च को करने का भी एक ऑब्जेक्टिव और एक एम होता है। ठीक है, क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू इन्वेस्टिगेट एग्जिस्टिंग सिचुएशंस। पहला तो जो पहले से एग्जिस्टिंग सिचुएशंस है, मान लो कोई बीमारी है फैला हुआ, उसके लिए हम लोगों को वैक्सीन बनाना है तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। जनरेटिंग न्यू नॉलेज, हम लोगों को कोई नया चीज़ पता करना है तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। ऑफर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, मतलब कोई प्रॉब्लम है, मान लो कि कोरोना आया तो हम लोग उसका वैक्सीन बनाए तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिए, तो उसके लिए हम लोग रिसर्च किए। ठीक है, एंड रिव्यू एंड सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब हम लोग को जो पहले से नॉलेज है उसको रिव्यू करेंगे और उसको सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है ना, मतलब उसको एनहेंस करेंगे। ठीक है, गुड रिसर्च हैज सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, अब एक अच्छा रिसर्च का कुछ कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, जिससे हम लोग बोल सके वो रिसर्च अच्छे तरीके से किया गया है। पहला उसका क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। जो रिसर्च जो है वो साइंटिफिक फैक्ट्स में बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं रिसर्च पे, कुछ भी पता कर ले रहे हैं। नहीं, हम लोगों को पहले उसका साइंटिफिक फैक्ट्स पता करना है कि हाँ भाई, कोई इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट है भी या नहीं। और उसको फ्री होना चाहिए पर्सनल बायस से। पर्सनल बायस मतलब अपना खुद का विचार, आपका विचार उस पर नहीं होना चाहिए। मान लो आपका विचार है, आप मान लो सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं लड़कियों के बारे में, और आप एक लड़के हैं। अब मान लो आपको उनके बारे में कुछ नेगेटिविटी होगा, या मान लो आप एक लड़की, आप लड़के के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आपके उनके अगेंस्ट में कुछ होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। वो चीज़ आपका रिसर्च को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। रिसर्च आपका पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए। ठीक है, और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होता है? रिलायबल होना चाहिए। मतलब रिलायबल क्या होता है कि कोई रिसर्च आप किए, अब आज उसका रिजल्ट ए आया, अब कल उसका रिजल्ट बी नहीं आना चाहिए, उसका रिजल्ट ए ही आना चाहिए। मतलब आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए अगर आप स्टेप्स सही से फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सेम स्टेप्स के लिए आप बार बार रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो और बार बार अलग रिजल्ट आ रहा है, तो वो फिर रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो कंसिस्टेंट और स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब तीन तरीका का, चार तरीका का रिलायबिलिटी होता है। ठीक है, पहला होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होता है?
ये हम लोगों को हेल्प करता है लंबा समय तक के लिए किसी किसी एक्सपेरिमेंट का जो है रिजल्ट को लंबा समय तक के लिए ऑब्जर्व करने के लिए। मान लो कि हम लोग को एक्सपेरिमेंट किए, कोई रिसर्च किए हैं, उसमें हम लोग कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। और आज हम लोग वो स्टेप्स को परफॉर्म किए, वो सही रिजल्ट दिया, लेकिन हम लोग 10 दिन बाद उसी को किए तो वो गलत दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग 2 साल 10 साल बाद भी करें तब भी वो सेम देना चाहिए। जैसे मान लो एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आज वो कलर ब्लाइंड किसी बच्चे को बता रहा है, कल वो बोले कि नहीं वो कलर ब्लाइंड नहीं था, वो 10 साल बाद भी होगा तो भी सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होता है? मेजर्स द एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑब्जर्विंग द सेम थिंग। मतलब मान लो कि हम लोग दो लोग हैं, आप और मैं कहीं गए रिसर्च करने, ठीक है। आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया। अब ऐसा हम लोगों का मान लो हम कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। अब रिसर्च लिखने वाला जो पेपर है वो पागल हो जाएगा कि हम किसका बात को माने। ऐसा नहीं कि हम लोग दोनों का एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ आप भी ये रिसर्च किए, हम भी ये रिसर्च किए, हमको कुछ अलग मिला बट कुछ कुछ चीज जो सिमिलर मिला वो हम लोग रिसर्च पेपर पे लिखेंगे। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, उसको बोलता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग का सब चीज अलग ही होगा, क्योंकि हम लोग रिसर्च एक ही चीज पे कर रहे हैं ना। अब एक बुक पे रिसर्च कर रहे हैं मान लो, तो वो बुक का पन्ना तो नहीं ना बदल जाएगा उसके लिए मेरे लिए। तो रिसर्च कुछ तो सेम रहेगा, भले कुछ कुछ चीज अलग हो जाए। वो जो चीज अलग भी होगा वो अपना पर्सनल बायसनेस में होगा। हर आपको पहले ही पता है पर्सनल बायसनेस रिसर्च पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होता है? पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी होता है मेजर्स द कोरिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ अ टेस्ट। अब मान लो कि दो टेस्ट पैरेलली काम कर रहा है। मान लो कि हम लोग एक क्लास में दो ग्रुप ऑफ बच्चा को बैठा दिए, एक कुछ टॉपिक देखे कि हाँ इसको याद करो या इसको देखो पढ़ो, हम इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, एक बच्चा लोग और हम लोगों को पता है कि हाँ ये मेथड यूज करके बच्चा को याद हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक ग्रुप को याद हो जाए और एक दूसरा ग्रुप को नहीं याद हो, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है वो स्टेप जो हम लोग यूज कर रहे हैं उससे बच्चा लोग को याद हो जाता है। तो यहाँ क्यों नहीं याद हो रहा है? कुछ गलती है उस स्टेप्स में, है ना। तो ये हम लोगों को हेल्प करता है। इस टाइप का जो रिलायबिलिटी हम लोगों को कहाँ हेल्प करता है? एजुकेशनल सेटिंग्स में, ठीक है। अब इंटर कंसिस्टेंसी क्या होता है? इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है? आपका ये चेक करता है, एक्सेस करता है को रिलेशन बिटवीन मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल टेस्ट दैट आर मेंट टू बी मेजर द सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये आपका हेल्प करता है। दो अलग अलग आइटम है, मान लो कि आप कोई केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें तो हम लोग बहुत बारी एक ही जैसा केमिकल को मिलाते हैं, ठीक है ना, या सेम टाइप का केमिकल को मिलाते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए। बट ऐसा तो नहीं कि वो अलग अलग रिजल्ट देता है, रिजल्ट तो वो सेम ही देता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब आपका वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या होता है आपका? वैलिडिटी होता है दिस रेफर्स टू द measure whether a measurement method actually measures what it is intended to measure। मतलब वैलिडिटी मतलब क्या कि मान लो कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, अब आप ढूंढना चाहते थे कि ये फ़ोन कैसे काम करता है और आप ढूंढने लगे लैपटॉप कैसे काम करता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आप जो चीज़ सोच कर रिसर्च कर रहे हो आप वही चीज़ करोगे ना, आप वही चीज़ को ढूंढोगे। तो वही होता है वैलिडिटी। मतलब ये बताता है कि हाँ, मतलब ये एक वैलिड करता है कि हाँ आप जो चीज़ ढूंढने के लिए निकले थे आप वही ढूंढ रहे हो कि नहीं, या आप अपने रास्ते से कहीं भटकने ना गए हो। तो पहला क्या होता है? फेस वैलिडिटी होता है। फेस वैलिडिटी क्या होता है? मतलब मान लो हम लोग किसी का चेहरा देख कर बता दी कि हाँ ये आदमी कैसा है। वैसी फेस वैलिडिटी मतलब ये बता देता है कि किस मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंट को देखकर ये बता देता है कि वो एक्सपेरिमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं। मान लो कि हम लोग कोई केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो दो सॉल्यूशन को मिला के वो ब्लू सॉल्यूशन क्रिएट करने वाला है। अब वो ब्लू सॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं कर रहा है, वो थोड़ा भी ब्लूइश नहीं हुआ, तो हमको पता है कि वो उस तरफ जा ही नहीं रहा है, वो एक्सपेरिमेंट सही रास्ते पर जा ही नहीं रहा है। तो वो फिर तो बेकार है ना। तो उसका हम फेस देख के बता दें कि हाँ ये सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है फेस वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है? अब मान लो कि तुम्हारे तुमको ये हम पढ़ा रहे हैं,
रिसर्च एप्टीट्यूड। अब हम कल टेस्ट लिए, अब आज तुम्हारा लेक्चर 1 है तो इसमें हम लिमिटेड चीज ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम तुम्हारा कल टेस्ट लिया, बोले कि हम पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड तुमसे पूछेंगे, तो तुम बोले कि भाई सर आप तो इतना कुछ नहीं पढ़ाए थे, है ना, आप तो मॉड्यूल 1 ही पढ़ाए थे, तो आप उसी से टेस्ट लीजिएगा ना। तो कंटेंट वैलिडिटी ये बताता है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, उसका कंटेंट जो डिसाइडेड है पहले से वही यूजर है कि मतलब और भी ज्यादा कंटेंट यूजर है, या मान लो कि कोई टेस्ट कर रहे हो आप, तो आप ऐसा नहीं कि आप सिलेबस से बाहर ही कुछ पूछ रहे हो, जो चीज आप पढ़ाए हो आप वही आप पूछोगे, वही होता है कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है? क्राइटेरियन मतलब होता है क्या? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्या कि कोई मतलब जैसे कि क्राइटेरिया हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे 1 से 10 तक एक स्केल है, तो उसमें 10 में आप आ रहे हो मतलब आप सबसे अच्छे हो, 0 में आ रहे हो आप सबसे खराब हो, 5 में आ रहे हो एवरेज हो, तो एक क्राइटेरिया होता है ना। तो बेसिकली मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो 5 स्कोर ला रहा है, तो वो बताएगा कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत एवरेज तरीके से काम कर रहा है, वो 9 ला रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, 10 करम तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया आपका, ठीक है ना, वो रिसर्च आपका सक्सेसफुल हो गया। और मान लीजिए आपका कुछ नहीं, एकदम 0 आ रहा है, मतलब वो एकदम काम ही नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट, तो ये होता है क्राइटेरियन वैलिडिटी, मतलब वो आपके रिसर्च को वैलिड करता है, वो किस लेवल तक काम कर पा रहा है, ठीक है। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है? ये आपका द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड टू डिफरेंट पीपल्स सिचुएशंस एंड सेटिंग्स। देखो जनरलाइज्ड का मतलब पहले समझो। जनरलाइज्ड मतलब क्या होता है कि मान लो कि हम वैक्सीन बना एक एक मान लो ए नाम का लड़का है, उसके लिए हम वैक्सीन बनाए, अब हम उसको पूरा शहर में बांट रहे हैं, वो ए में काम किया पर पूरा शहर में नहीं काम किया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरलाइजेशन मतलब क्या कि वो हम एक पे काम करें, वो सब पे काम करेगा, वो जनरलाइज हो पाएगा लार्ज पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी यही बताता है कि जो आप स्टडी कर रहे हो, रिजल्ट जो आ रहा है उसको वो जनरलाइज हो सकता है अलग अलग पीपल में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सेटिंग्स में, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी इज फ्री फ्रॉम फ्लॉज एंड कैन स्टैब्लिश अ ट्रस्टवर्दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले मॉड्यूल में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉज और इफेक्ट क्या होता है? मतलब मान लो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी कुछ चेंज आएगा, तो वो एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप पैदा कर रहा है ना, तो वही इंटरनल वैलिडिटी चेक करता है कि वो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है या नहीं इसमें, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल यू ट्रांसलेटेड योर थ्योरेटिकल आइडियाज इनटू अ मेजर और प्रोग्राम। जैसे कि हम मान लो कि हम आपको ये रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा रही है, पीडीएफ हम बनाए, ठीक है। अब हम इसमें तो सब थ्योरी है, आपको मान लो कि हम ये पूरा पढ़ के चले गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट हम आपको यहाँ एग्जाम्पल देकर पढ़ा रहे तो हम आपका अपना थ्योरेटिकल आइडियाज को अच्छे तरीके से आप तक डिलीवर कर पा रहे हैं, उसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। अब एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी मतलब क्या, ये तो किसी को कॉमनली भी पता होगा कि कितना एक्यूरेट होगा। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, अब उसका रिजल्ट ऐसा नहीं कि अलग अलग आने लगे एकदम, मतलब वैक्सीन बनाए आप कोरोना के लिए, अब वो पोलियो में भी काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक्यूरेसी होना चाहिए कुछ, ठीक है, रिजल्ट में एक्यूरेसी होना चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये। क्रेडिबिलिटी भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मतलब जब इस बेसिस पे क्रेडिबिलिटी क्या है, यहाँ क्रेडिबिलिटी देखो, नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं क्रेडिबिलिटी क्या होता है, मतलब कि कोई ट्रस्ट वर्दीनेस होता है ना कोई पर्सन का, कोई पर्सन मान लो कि शाहरुख खान है, वो एक ऐड कर रहा है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, बस रिसर्च में क्या होता है, मान लो कि आप जैसे आप कभी रिसर्च करने बैठोगे तो आपको अचानक से तो आइडियाज नहीं आने लगेगा, ऐसा नहीं तो है कि आप ही भगवान हो, आपको सब कुछ पता है, नहीं। आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे, आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ोगे, आप बुक पढ़ोगे, आप न्यूज़ पढ़ोगे, आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे। अब आप मान लो कि ऐसा रिसर्चर का रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो जो खुद 10 गो गलती किया हुआ, उसका क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत खराब है, तो आपका रिसर्च खुद भी खराब हो जाएगा ना, आपका भी रिसर्च को कोई नहीं पढ़ेगा। तो जैसे कि आप जिसका भी रिसर्च करोगे ना, रिसर्च पेपर में आपको उसका नाम लिखना पड़ता है, तो आप उस ऑथर का नाम लिखोगे, वो देखेगा अरे ये इसका रिसर्च को यूज़ किया, इसको खुद कुछ नहीं आता, तो इसका रिसर्च तो और ख़राब होगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्रेडिबिलिटी यहाँ पर काम करता है रिसर्च में, ठीक है।
अब आपका एम्पेरिकल क्या होता है, देखो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट होता है। देखो इसको मोल्ड करके रखे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हम इसको हम बेसिकली सिंपल तरीके से समझा देते हैं कि ये मान लो कि आप कहीं गए, आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें मान लो चाय बना बना भी तो एक रिसर्च हुआ ना भाई, कि आप अलग अलग तरीका का चाय भी तो बना सकते हो। तो मान लो कि कल के दिन वो चाहे कुछ बीमारी को ठीक करने लगे, लेकिन देखो ये क्या है बेसिकली, कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। अब मान लो आप चाय बनाने गए, तो आप ऐसा तो नहीं कि उसके लिए एक फार्मूला लिख के जा रहे हो कि हाँ इतना चीनी डालेंगे, इतना देर तक खौलाएंगे उसको, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको डायरेक्टली बना रहे हो, आप उसको देख रहे हो, इतना देर तक खौलाने से उसका चाय कैसा बन रहा है, उस पर कैसा टेस्ट आ रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो उसी को बोलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च, जिसको एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशन करना। सिस्टमैटिक रिसर्च क्या होता है, तो बेसिक टर्म है यार। मतलब सिस्टमैटिक मतलब कि एक सिस्टम में चल रहा है, मतलब रिसर्च जो होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए, उसमें लॉजिकल स्टेप्स होना चाहिए, ये वो, ठीक है। अब साइक्लिक क्या होता है, मान लो कि आप एक रिसर्च कर रहे हो, उसमें आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, अब सॉल्यूशन की जगह और प्रॉब्लम ढूंढ लिए, तो वो भी तो होता है, बहुत बार रिसर्च में होता है। तो वो फिर आप उस प्रॉब्लम, नया जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक नया रिसर्च करोगे, ठीक है। ऐसे आपका सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, आपका रिसर्च कंप्लीट ना हो जाए। तो उसको बोला जाता है साइक्लिक, ठीक है ना, साइक्लिक रिसर्च। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे भी देखो ये पीडीएफ काफ़ी अच्छा अच्छा, ये एक रेप्लिकेबल है। रेप्लिकेबल मतलब क्या होता है, रेप्लिकेबल मतलब बेसिकली कि हम लोग एक रिसर्च को कितना बार रेप्लिकेट कर सके। अब मान लो कि एक रिसर्च हम लोग किए हैं चाय बनाना, अब उसको हम लोग आज, मान लो एक, आज हम लोग ताज चाय पत्ती के जगह बकरी वाह चाय पत्ती जो भी आता है उसको हम यूज़ किए। तो ऐसा तो नहीं कि चाय नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, चाय ही नहीं बनेगा, बस उसका टेस्ट अलग होगा। मतलब वो रेप्लिकेबल होना चाहिए आपका एक्सपेरिमेंट, अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था रिसर्च का। आपको आई होप अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये देखो ये पीडीएफ बहुत लंबा है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड, पूरा पेपर 1 पढ़ाने वाला हूँ अच्छा से, और पेपर 2 भी पढ़ाऊँगा कंप्यूटर साइंस के लिए, यूजीसी नेट के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। कमेंट में बताइएगा अगर कुछ सुधार करना हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो के लिए।